सोनपुरा गांव के बाहर फैला था घना जंगल। इतना घना कि दोपहर में भी वहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थी। हवा में हमेशा गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की खुशबू घुली रहती थी। उसी जंगल की सीमा पर बनी थी एक जर्जर सी झोपड़ी, जिसकी छत से हर बरसात में पानी टपकता था और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। उसी टूटी झोपड़ी में रहता था लकड़हारा रामू और उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या। उस दिन भी सुबह के 4 बजे थे। बाहर अभी अंधेरा ही अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और झोपड़ी के बाहर बंधी बूढ़ी गाय धीमी सी रंभा रही थी। रामू, उठ बेटा। माँ की बेहद कमजोर लेकिन ममता से भरी आवाज अंधेरे को चीरती हुई आई। रामू नींद में करवट बदलते हुए बुदबुदाया, माँ अभी तो रात ही है। माँ ने खांसते हुए फिर कहा, बेटा, जंगल जाने में देर मत करना। आज मेरी दवा खत्म हो गई है। रामू तुरंत उठ बैठा। उसकी नींद जैसे एक पल में उड़ गई। वो घबराकर माँ के पास गया। माँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तू पहले ही इतना परेशान रहता है बेटा, सोचा कल बता दूंगी। रामू की आंखें भर आई। माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगा? उसका गला रूद गया। माँ ने उसका हाथ थाम लिया। अरे पगले, भगवान ने तुझे इतना सच्चा बनाया है, कुछ नहीं होगा मुझे। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं ज्यादा लकड़ी काट कर लाऊंगा। सेठ से अच्छे दाम मांगूंगा। आज चाहे रात हो जाए, तुम्हारी दवा लेकर ही लौटूंगा। माँ ने धीरे से उसका गाल थपथपाया। बस एक बात याद रखना बेटा। रामू उसकी ओर झुका। क्या माँ? माँ की आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरी दवा से पहले अपनी ईमानदारी बचाए रखना। अगर सच छोड़ दिया ना, तो ये जंगल, ये लकड़ी, ये पैसे, कुछ भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने माँ के पैर छुए। तुम्हारा बेटा हूँ माँ, झूठ तो सपने में भी नहीं बोलूंगा। कौशल्या की आंखों से आंसू टपक पड़े। जा बेटा, भगवान तेरा रास्ता आसान करे। रामू ने झोपड़ी के कोने में टंगी अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी उठाई। उसके हत्थे पर जगह जगह से लकड़ी उखड़ चुकी थी और लोहे की धार भी कई जगह से घिस चुकी थी। फिर भी वो उसी कुल्हाड़ी को बड़े प्यार से कपड़े से पोंछता हुआ बाहर निकला। कुछ दूर चलते ही उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे भीमा खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चालाकी भरी मुस्कान थी। अरे रामू, भीमा ने ताली बजाते हुए कहा, आज तो बहुत जल्दी निकल पड़ा। लगता है आज भी जंगल का सारा माल अकेले ही समेट लेगा। रामू रुका। भीमा, जंगल किसी एक का नहीं होता। सबको मेहनत करने का बराबर हक है। भीमा हंसते हुए उसके पास आया। हक की बातें तू ही करता है। दुनिया चालाक लोगों से चलती है रामू। रामू ने शांति से जवाब दिया। दुनिया चाहे जैसे चले, मैं तो अपनी तरह ही चलूंगा। भीमा ने व्यंग से कहा। अरे भाई, तेरी यही अपनी तरह तुझे एक दिन भूखा सुलाएगी। सच और ईमानदारी से आजकल पेट नहीं भरता। रामू की आंखों में माँ का चेहरा घूम गया। भीमा, पेट भूखा रह सकता है लेकिन आत्मा नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा। भीमा ने जोर से ठहाका लगाया। आत्मा? वाह, लगता है जंगल नहीं, आज किसी आश्रम में जा रहा है तू। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुल्हाड़ी को कंधे पर रखा और आगे बढ़ गया। पीछे से भीमा बड़बड़ाया। एक दिन तेरी यही सच्चाई तुझे इस जंगल से बाहर कर देगी। फिर देखना, भीख मांगता फिरेगा। रामू रुका नहीं। उसके कदम जंगल की गहराई में और मजबूती से बढ़ते चले हैं। दोपहर होते होते जंगल में धूप छन छन कर गिरने लगी थी। हर तरफ कुल्हाड़ियों की ठक ठक और गिरते हुए सूखे पेड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक घोड़ों की टापों की तेज आवाज पूरे जंगल में फैल गई। सभी लकड़हारे चौंक कर रुक गए। कच्चे रास्ते से धूल उड़ाता हुआ भारी भरकम शरीर वाला सेठ धनराज अपने सजे धजे घोड़े पर सवार होकर आया। उसके पीछे 2 नौकर भी थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी तौल की तराजू और बही खाते थे। सेठ ने घोड़े को रोका और ऊंची आवाज में बोला,
सुनो सब लोग, लकड़हारे पास पास इकट्ठा हो गए। आज बाजार में लकड़ी की मांग बहुत ज्यादा है, सेठ ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। इसलिए जो आदमी आज सबसे अच्छी और सूखी लकड़ी लाकर देगा उसे मैं दुगना पैसा दूंगा। एक पल के लिए पूरा जंगल खामोश हो गया। फिर चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। दुगना पैसा? अरे आज तो किस्मत खुल गई, आज तो मेहनत वसूल होगी। लेकिन इस भीड़ में सबसे अलग थी भीमा की आंखें। उनमें अजीब सी चमक आ गई थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, दुगना पैसा? वाह, आज तो मैं सेठ की नजरों में हीरो बन जाऊंगा। उसने बगल में खड़े लकड़हारे से कहा। देख लेना, शाम तक मेरी ढेरी सबसे बड़ी होगी। वो भीतर ही भीतर सोच रहा था। लकड़ी अपनी हो या किसी और की, ढेरी बड़ी होनी चाहिए बस। उधर रामू शांत खड़ा सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में माँ की चिंता। उसने मन ही मन कहा, दुगना पैसा अच्छा है, पर गलत रास्ते से नहीं। दोपहर ढल चुकी थी। जंगल में अब हल्की सी गर्म हवा चलने लगी थी। रामू दूर अंदरूनी हिस्से में एक मोटे सूखे पेड़ को काट रहा था। हर वार के साथ कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, पर वो रुक नहीं रहा था। माँ की दवा आज किसी भी हालत में लानी है, वो खुद से बुदबुदाया। इधर झाड़ियों के पीछे से भीमा ये सब देख रहा था। उसकी नजर बार बार रामू की लकड़ी की ढेरी पर जा रही थी। इतनी मेहनत करके लकड़ी जमा की है इसने, वो दांत पीसते हुए बोला। पर इनाम तो आज मेरा ही होना चाहिए। धीरे धीरे वो दबे पांव रामू की ढेरी की ओर बढ़ा। सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चटकने लगे तो वो तुरंत रुक गया। अरे जरा धीरे, कोई देख तो नहीं रहा। उसने घबराकर इधर उधर नजर दौड़ाई। पास ही दो लकड़हारे हंसते बोलते पेड़ काट रहे थे। भीमा झाड़ियों में छिप गया। अगर अभी पकड़ा गया तो सब चौपट हो जाएगा, उसने मन में सोचा। कुछ देर बाद जब सब अपनी अपनी लकड़ी में व्यस्त हो गए, भीमा फिर बाहर निकला। उसने रामू की ढेरी से एक मोटा लट्ठा उठाया। वाह, कितना अच्छा माल है। आज सेठ को लगेगा कि मैं सबसे मेहनती हूँ। एक लकड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार वो रुककर चारों ओर देखता। कोई देख तो नहीं रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच डर पर भारी पड़ रहा था। बस थोड़ा और, वो बुदबुदाया। आज मौका है, फिर कभी नहीं मिलेगा। और उधर दूर रामू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ईमानदार मेहनत पर कोई चोरी का हाथ साफ कर रहा है। शाम का सूरज अब ढलने लगा था। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और जंगल में दिन भर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी थी। रामू आखिरी पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करके थका हुआ अपनी ढेरी की ओर लौटा। आज तो अच्छी मेहनत हो गई। वो खुद से बोला। कम से कम माँ की दवा के पैसे तो मिल ही जाएंगे। जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचा, उसके कदम अचानक थम गए। उसकी आंखें फैल गईं। लकड़ियों की वो ढेरी जिसे वो सुबह से सजाकर जमा कर रहा था, वो अब आधी से भी कम रह गई थी। ये क्या? रामू की आवाज कांप गई। वो पास गया, एक लकड़ी को उठाकर देखने लगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरे, ये तो मेरी पहचान वाली लकड़ी थी। उसके हाथ कांपने लगे। मेरी लकड़ी कहाँ गई? उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। सुबह की बातें, दवा, खांसी, कमजोर आवाज। अगर आज लकड़ी कम निकली तो? उसका गला भर आया। वो पास ही खड़े एक लकड़हारे से बोला, भाई क्या तुमने मेरी ढेरी से कोई लकड़ी उठाते देखा? वो आदमी बोला, नहीं रामू, हम तो अपने काम में लगे थे। रामू जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, मैंने तो किसी का हक नहीं छीना। उसने लकड़ियों को फिर से गिना, मानो किसी चमत्कार से वे वापस बढ़ जाएंगी। माँ, आज दवा कैसे लाऊंगा? उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दूर खड़ा भीमा सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल के बीचों बीच सब लकड़हारे अपनी अपनी ढेरियों के पास खड़े थे। मशालों की रोशनी में लकड़ियों के ढेर अजीब सी परछाइयां बना रहे थे। बीच में खड़ा था सेठ धनराज, हाथ में बही खाता, पास खड़ा नौकर तराजू लेकर। चलो एक एक करके सबकी लकड़ी गिनते हैं। सेठ ने सख्त आवाज में कहा। एक एक ढेरी की गिनती होती गई। जब भीमा की बारी आई, उसकी ढेरी सच में सबसे बड़ी दिख रही थी। भीमा फौरन आगे बढ़ा। देखिए सेठ जी, उसने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा, मेरी ढेरी सबसे बड़ी है।
लगता है आज मेहनत रंग लाई। सेठ ने हैरानी से ढेरी देखी। सच में ज्यादा है। भीमा ने तिरछी नजर रामू की तरफ डाली और मन ही मन बोला, अब देख तेरी ईमानदारी क्या काम आती है। रामू चुप खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें जमीन पर जमी थीं। अंदर से आवाज आ रही थी, अगर आज चुप रहा तो माँ की दवा का क्या होगा, और अगर बोला तो सब दुश्मन बन जाएंगे। उसी पल माँ की सुबह की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। मेरी दवा से पहले अपनी ईमानदारी बचाए रखना बेटा। रामू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। सेठ जी, उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर मजबूत होती चली गई। ये लकड़ी भीमा की नहीं है। पूरा जंगल सन्न रह गया। भीमा का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहा है, झूठा है ये। भूखा मरने वाला है, इसलिए सबके सामने मुझे बदनाम कर रहा है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज साफ थी। मैं भूखा रह लूंगा भीमा, पर झूठ नहीं। सेठ धनराज ने तुरंत हाथ उठाकर सबको चुप कराया। बस कोई एक दूसरे पर चिल्लाएगा नहीं, पहले सच्चाई सामने आएगी। उसने अपने नौकरों की तरफ देखा। हर ढेरी की लकड़ी को अलग अलग पहचानो। जिस पेड़ की छाल जैसी होगी उसी की ढेरी में रखो। नौकर लकड़ियां उलट पुलट कर देखने लगे। एक लकड़ी पर रामू का बनाया छोटा सा निशान मिला। नौकर बोला, सेठ जी, ये निशान तो रामू की लकड़ियों पर होता है। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा। और भीमा की ढेरी में ये कैसे पहुंची? भीमा घबरा गया। वो शायद गलती से। सेठ की आवाज और सख्त हो गई। गलती से 3-3 ढेरियां नहीं बदलती। सेठ ने सबके सामने ऐलान किया। भीमा, तूने रामू की लकड़ी चुराई है। भीमा का सिर झुक गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। माफ कर दीजिए सेठ जी। वो टूटे स्वर में बोला। लालच में अंधा हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सेठ ने रामू की ओर देखा और बोला, और तू रामू, अगर आज सच नहीं बोलता तो ये चोरी कभी सामने नहीं आती। सेठ धनराज धीरे धीरे रामू के पास आया। उसका चेहरा अब सख्त नहीं, बल्कि सम्मान से भरा हुआ था। जंगल की हल्की हवा में मशालों की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी इस पल की गवाही दे रही हो। सेठ ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू, आज तूने सिर्फ एक चोरी नहीं रोकी, तूने हमें ये याद दिलाया है कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। रामू ने सिर झुकाकर कहा। सेठ जी, मैं तो बस सच के साथ खड़ा रहा, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। सेठ ने मुस्कुराकर कहा। बहादुरी वही होती है जो अकेले खड़े होकर भी सच का साथ दे। फिर उसने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया। आज से रामू इस जंगल का मुख्य लकड़हारा होगा। अब से हर बड़ा काम इसकी देखरेख में होगा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। इतना बड़ा ओहदा, रामू जैसा गरीब आदमी। रामू घबरा गया। सेठ जी, मैं साधारण आदमी हूँ, मुझे इतना बड़ा पद नहीं चाहिए। सेठ ने दृढ़ स्वर में कहा। तुझे पद नहीं चाहिए, पर हमें तुझ जैसा इंसान चाहिए। सेठ जी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई झूठ ना बोले और किसी की मेहनत पर कोई डाका न डाले। सेठ ने सिर हिलाया। और आज से यही नियम होगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में टिमटिमाते सितारे झोपड़ी की टूटी छत से झांक रहे थे। थका हुआ रामू जब घर पहुंचा तो देखा माँ चारपाई पर बैठी उसी दिशा में देख रही थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। माँ, आज सच जीत गया। कौशल्या ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसने जल्दी से आंखें पोंछ ली। आ गया मेरा बेटा। रामू उसके पास बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। माँ, आज मैंने सबके सामने सच बोला। सब मेरे खिलाफ हो सकते थे, पर मैंने झूठ का साथ नहीं दिया। माँ की आंखें भर आईं और फिर रामू मुस्कुराया। फिर सच की जीत हुई। भीमा की चोरी पकड़ी गई और सेठ जी ने मुझे मुख्य लकड़हारा बना दिया। कौशल्या कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली। तो मेरी सीख बेकार नहीं गई बेटा। माँ, अगर आज तुम सुबह वो बात ना कहती तो शायद मैं भी चुप रह जाता। ईमानदारी ही तेरी असली दौलत है बेटा। ईमानदारी कभी भी कमजोर की निशानी नहीं होती। वो ताकत है जो एक दिन पूरी दुनिया बदल देती है। अच्छाई, मेहनत और इंसानियत कभी खाली नहीं जाती। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।